लेक्चर स्टार्ट करते हैं आज का। ये हमारा सेकंड लेक्चर है FR2 का। और हमने जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर हमने डिस्कशन की थी इंटेंजिबल एसेट IS 38 के ऊपर। और इसमें हमने जो इनिशियली डिस्कस किया था, हमने सबसे पहले रिकग्निशन क्राइटेरिया और इसकी जो डेफिनेशन है उसके ऊपर बात की थी। और हमने कहा था कि किसी भी इंटेंजिबल एसेट को रिकग्नाइज करने के लिए उसमें दो बातों का होना ज़रूरी है। फर्स्ट, उसका जो स्कोप है, जो डेफिनेशन है इंटेंजिबल एसेट की, वो मीट होनी चाहिए। और सेकंड नंबर के ऊपर था उसका रिकग्निशन क्राइटेरिया। इंटेंजिबल एसेट के लिए हमने क्या था, उसको हमने कैसे डिफाइन किया था, उसमें तीन बातें थी। कौन कौन सी तीन बातें थी? इंटेंजिबल एसेट हमने कहा था कि इसमें सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, नॉन मॉनेटरी एसेट होना चाहिए, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होना चाहिए। ये तीन बातें हमने कल डिटेल में डिस्कस की थी। आज इनके ऊपर दोबारा से एक छोटी सी डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हमने कहा था कि इंटेंजिबल एसेट की जब आप बात करें तो इसमें एसेट्स के फीचर भी मौजूद है। अब एसेट के फीचर क्या थे कि एसेट वो चीज़ थी जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, कंपनी का कंट्रोल है, और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि हम इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हमें उससे मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी है कि हमें पास फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे। अगर एसेट भी है, ऊपर से इंटेंजिबिलिटी भी है, तो पहली बात पूरी होगी है। अब दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है इसको अंडर IS 38 रिकग्नाइज करने की, कि उसका जो रिकग्निशन क्राइटेरिया है वो मीट होना चाहिए था। रिकग्निशन क्राइटेरिया के बारे में जब हमने बात की थी तो हमने कहा था कि जी रिकग्निशन क्राइटेरिया क्या है, एक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फ्रॉम द एसेट मस्ट बी प्रोबेबल। ये वही बात थी जो हमने IS 16 में डिस्कस की थी कि इससे उठाने वाले फायदे के जो एक्सपेक्टेशन है वो मोर देन 50% है। और दूसरा पॉइंट, कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल है। तो ये सेम वही आपके पास IS 38 का रिकग्निशन क्राइटेरिया है जो हमने IS 16 का रिकग्निशन क्राइटेरिया डिस्कस किया था। अच्छा, अब अगर ये क्राइटेरिया मीट नहीं होता तो फिर हम लोग क्या काम करेंगे, हमने जो भी कॉस्ट बियर की है, जो भी खर्चा किया है, उसे उठा के हम प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस आउट करेंगे। और कल हमने इसके ऊपर एक बड़ी डिटेल डिस्कशन की थी प्रीवियस क्लास के अंदर। आज हम बात करते हैं जी, इसके अंदर टर्म्स हैं कुछ जिनको हमने डिस्कस करना है कि यही जो टर्म्स अभी हमने यूज़ की हैं, सेपरेटली आइडेंटिफाइबल, नॉन मॉनेटरी, कंट्रोल की जब हम बात कर रहे थे, तो इसकी हम एक बेसिक डिस्कशन मजीद आज करते हैं थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंशाल्लाह साथ एक आध दिन तक हम इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स वगैरह हैं वो भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। तो अगर मैं इसके टर्म्स के ऊपर बात करूं तो सबसे पहली बात आपने की थी कंट्रोल। हम जब भी किसी भी एसेट को डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि एसेट वो है जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल है। बच्चे सना कौन सा वाला नोट की बात कर रहे हो, जल्दी से मुझे बताओ, आप कौन से नोट का पूछ रहे हो? ये जो हमने ये तो डिस्कस किया था कि जो भी आपके पास IS 38 है उसके अंदर आपने कोई भी एक्सपेंस किया है तो उसको आप तब एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाओगे, तब उसको आप इंटेंजिबल एसेट बोलोगे जब उसको आप अपने पास ये कंडीशंस पूरी कर लोगे। रिकग्निशन क्राइटेरिया भी मीट करता होगा, उसकी इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन भी मीट करती होगी। अगर रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट नहीं करता तो हमने कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर किया है तो वो हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। ये इस नोट में ये लिखा होता। ठीक हो गया? अच्छा जी, हम लोग डिस्कस करते थे टर्म्स, और पहली टर्म थी हमारे पास कंट्रोल की। कंट्रोल की बात हम करते थे जब भी हमारे पास एक एसेट क्रिएट होता है तो उस एसेट के ऊपर हम कहते हैं कि इसके ऊपर हमारा कंट्रोल है। और कंट्रोल से मुराद क्या है? कंट्रोल से मुराद ये है कि इससे होने वाला फायदा या होने वाला नुकसान वो मेरे कंट्रोल में है। कंट्रोल इकोनॉमिक ओवर द इकोनॉमिक बेनिफिट, मैं जैसे चाहूँ मैं इससे फ़ायदा उठा सकता हूँ। ये मेरी मर्जी है, ये मेरा कंट्रोल है, मेरा राइट है इससे फ़ायदा उठाने का। मैं चाहे तो इसको इस्तेमाल करूँ, चाहे तो इसको बेच दूँ, चाहे तो इसको इस्तेमाल ना करूँ, रख दूँ। ये मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। तो कंट्रोल के बारे में बात क्या करता है कि कंट्रोल को कैसे डिफाइन किया जाता है? कंपनी हैज़ द पावर टू ऑब्टेन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। कंपनी कैन रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस टू अदर्स फ्रॉम दोज बेनिफिट्स। इसका मतलब ये है कि मेरे पास ये राइट है कि मैं किसी और को भी रोक दूं कि वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकता। अब ये रिस्ट्रिक्शंस वाले राइट कौन से होते हैं? ये वो राइट्स होते हैं जो आपके लीगल राइट्स हैं। आप स्टे ऑर्डर लेके आ जाते हो, आपके पास कोई कॉपीराइट है, कोई पेटेंट है। अब ये जो मनाबी का नाम है ये कोई और नहीं इस्तेमाल कर सकता। मैंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया इस नाम के यूज़ को कि इसका कोई और इस नाम को उठा के फ़ायदा नहीं उठा सकता। ये जो हमारा लोगो है ये लोगो कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा तो मेरी मर्जी है कि मैं उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेना चाहूँ या ना लेना चाहूँ।
मैं उसको रोक सकता हूँ बाय लॉ कि वो इससे फ़ायदा नहीं उठा सकता। इसका मतलब है मेरे लीगल राइट है, मेरा लीगल ओनरशिप है, मेरे कॉपीराइट है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, ये सब वो चीज़ें हैं, ये सब वो आपके पास राइट्स हैं जिससे आप रिस्ट्रिक्ट कर देते हो कि कोई और पर्सन इससे फ़ायदा नहीं उठा सकता, इससे फ़ायदा सिर्फ मैं उठाऊंगा। तो कंट्रोल का मतलब यही है कि आप उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट उठाना चाह रहे हो, उसके ऊपर आपका कंट्रोल है कि कैसे उठाओगे। दूसरा, आप किसी और पर्सन को, किसी दूसरे पर्सन को रोक रहे हो उस चीज से फायदा उठाने के लिए, तो इसका भी मतलब ये अज्यूम किया जाएगा कि मेरा इस चीज के ऊपर कंट्रोल है। अच्छा, अब कौन सी चीजें ऐसी हैं जिसको हम कहेंगे कि ये मेरा इंटेंजिबल एसेट नहीं है? और इंटेंजिबल एसेट ना होने की वजह क्या है? क्योंकि इनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। ये हमने IAS 16 में भी डिस्कस किया था जब आप इनिशियल मेजरमेंट की बात करते थे और हम कॉस्ट कैलकुलेशन जब हम करते थे, तो हमने ये वहाँ पे भी डिस्कस किया था कि आपके पास जो स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट है, इसको आप एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट बोलो, आप स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते। ये हमने IAS 16 में भी डिस्कस किया था। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉय के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। आप ये नहीं कह सकते उसको कि उसको हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते कि वो किसी और को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा, हम उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। जो बच्चे ये समझते हैं कि जी एम्प्लॉय के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, वो उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, कोई लीगल हैसियत नहीं है। आप उसको कहीं पे भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। वो किसी भी टाइम पे आपका वो कॉन्ट्रैक्ट फाड़ के वो आपके हाथ में रखेगा और छोड़ के चला जाएगा। मेरा किसी किस्म का कोई कंट्रोल नहीं है ओवर द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, वो किसी भी टाइम छोड़ के जा सकते हैं। तो जो भी स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट मैंने इनकर की है, उनको मैंने कोई एक नया नॉलेज प्रोवाइड किया है, उसको मैं एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाऊंगा। अच्छा, इसी तरह हमने प्रीवियस क्लास के अंदर एक कंसेप्ट डिस्कस किया था कस्टमर लिस्ट का। कस्टमर लिस्ट के ऊपर जब हमने बात की थी तो हमने कहा था जो कस्टमर लिस्ट है, इसके अंदर मैंने शायद मेरे पास क्लाइंट्स का डाटा है, मैं उनसे मजीद उनको इंगेज कर सकता हूँ, उनसे अपने फ्यूचर प्रोडक्ट सेल कर सकता हूँ। लेकिन क्या कस्टमर अंडर द ऑब्लिगेशन है कि वो मुझे फ्यूचर में कोई मुझसे सामान खरीदेगा या परचेजेस करेगा? नहीं, वो तो नहीं है। तो जो कस्टमर लिस्ट मैंने खुद से तैयार की है, इसकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल नहीं है। कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल क्यों नहीं है? कॉस्ट इसलिए रिलायबली मेजरेबल नहीं है क्योंकि मैंने इसके लिए कोई स्पेसिफिक कॉस्ट इनकर नहीं की। अगर मेरा एक कॉलेज है तो मेरे पास सारे स्टूडेंट्स के नंबर आ चुके हैं, मेरे पास उनके नाम पता है, नंबर पता है, मुझे उनके पेपर पता है। ये कॉस्ट, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए मैंने कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं की, मैंने कोई अलग से डिपार्टमेंट नहीं बनाया। ये कॉस्ट मुझे नेचुरली इस बिजनेस ऑपरेशंस की वजह से ये इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल होगी है। तो हमारे पास जो कस्टमर लिस्ट आ रही है वो मेरा एसेट नहीं है, मेरा उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि वो फ्यूचर में भी हमसे लेक्चर्स बाय करेंगे या नहीं करेंगे। तो जिसने कस्टमर लिस्ट क्रिएट की है, जनरेट की है, उसका कोई इकोनॉमिक बेनिफिट का पैटर्न के ऊपर कंट्रोल नहीं है। हाँ, अगर ये लिस्ट मैं बेच दूं किसी को और वो इस लिस्ट को अपने पास जब देखेगा तो वो इसको रिकग्नाइज करेगा क्योंकि उसके लिए कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल है। तो जो परचेज्ड है, परचेज्ड कस्टमर लिस्ट है, जिसको आपने पैसे दे के एक्वायर किया है, उसको तो आप अपने पास एसेट कैटेगराइज कर सकते हो क्योंकि उससे आप अपने पोटेंशियल कस्टमर को टारगेट कर सकते हो, इकोनॉमिक बेनिफिट कमा सकते हो। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन खुद से कोई कस्टमर लिस्ट जनरेट करती है उसको आप कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाओगे, वो हमारे पास इंटेंजिबल एसेट नहीं है। ये एग्जैक्टली बात हम अभी जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे दो तरह की कस्टमर लिस्ट आपको दी होंगी। क्वेश्चन के अंदर सिनेरियो में लिखा होगा कि एक फलानी कस्टमर लिस्ट है, उसकी ये कॉस्ट है, उसकी ये फेयर मार्केट वैल्यू है और ये हमने खुद से क्रिएट की थी। उसको आपने कभी भी अपने पास अंडर IAS 38 अकाउंट फॉर नहीं करना, वो आपका एसेट नहीं है। अगर कोई परचेज्ड कस्टमर लिस्ट है तो उसको मैं अपने पास अकाउंट फॉर करूंगा। इसी तरह अभी ब्रांड्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो इंटरनली जनरेटेड ब्रांड्स होते हैं उनको भी हम कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाते विद द सेम रीजन, क्योंकि हम उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजरेबल नहीं कर सकते। अच्छा जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, एक और हमारे पास टर्म आती है फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। हमने अभी डिस्कस किया एसेट की डेफिनेशन में कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्या होता है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स के ऊपर हम बात कर रहे थे कि इस एसेट को मैं इस्तेमाल करूंगा तो मैं इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा सकता हूं, और ये जो फ़ायदा मैं उठाऊंगा ये मैं इसको यूज़ करके फ़ायदा उठा सकता हूं, ये फ़ायदा मैं इसको बेच के उठा सकता हूं, इसको रेंटल्स के ऊपर दे के मैं फ़ायदा उठा सकता हूं। तो फ़ायदा उठाने की मल्टीपल आपके पास ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। आप उस एसेट को फ़ायदा उठाओगे, लेकिन अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपने उस एसेट से फ़ायदा उठाया या नहीं उठाया, या हमें इस एसेट से होने वाले टाइम में फ़ायदा होगा या नहीं होगा। ये हमें कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमें फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा? ये हम आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट रिसर्च से।
ये फिजिबिलिटी स्टडी बनाते हैं, एक बिजनेस प्लान बनाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं जब मनाबी का प्लान कर रहा था तो सबसे पहली बात मैंने ये सोची थी कि अगर मैं एक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट बनाऊंगा तो इस इंस्टीट्यूट को बनाऊंगा तो इसके लिए मैं डिफरेंट एसेट्स खरीदूंगा, तो मैं इनसे फ़ायदा उठाऊंगा या नहीं उठाऊंगा। तो मैंने फिर सोचा कि यार क्या किया जाए। फिर मैंने मार्केट रिसर्च की। मैंने जो मार्केट रिसर्च की, मैंने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन की, मैंने डिफरेंट जो कॉलेजेस थे जिनके ऑनलाइन पोर्टल्स थे उनको देखा, मैंने देखा वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, वो लेक्चर्स किस तरीके से डिलीवर कर रहे होते हैं, स्टूडेंट के क्या इश्यूज़ हैं। फिर मैंने एक मार्केट रिसर्च की और फिर मैंने ये भी देखा कि स्टूडेंट को अभी क्या प्रोडक्ट मिल रही है और वो उससे कितना खुश है, और अगर इस प्रोडक्ट को मैं रिफाइन करके मार्केट में लॉन्च करता हूँ तो हमारे पास उसकी क्या इनपुट आएगी। ये सारी चीज़ें मैंने थी जो की थी, ये मेरी एक मार्केट रिसर्च थी। और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि हाँ मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट इससे पॉसिबल है, मुझे स्टेप लेना चाहिए। फिर मैंने उसकी एक फिजिबिलिटी स्टडी बनाई कि ठीक है मुझे इससे एक फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो है, लेकिन मैं एक फिजिबिलिटी बनाता हूँ कि मुझे कितना इकोनॉमिक बेनिफिट होगा इससे, कितने टाइम में कवर होगी ये कॉस्ट, क्या ये जो पूरी फिजिबिलिटी स्टडी जो मैंने बनाई वो भी मैंने भी बनाई मनाबी के लिए। और फिर इवेंचुअली मैंने एक बिजनेस प्लान बनाया कि मुझे इस मॉडल पे जाना चाहिए, टीचर्स के साथ ये अरेंजमेंट्स होनी चाहिए, मेरे पास जो लेक्चर्स होंगे वो इस तरह के होने चाहिए, हमारा एक स्टूडियो होगा, हमारा लाइव क्लास का सेटअप होगा, वो सारा का सारा एक बिजनेस प्लान, उसकी कॉस्टिंग, ये सारा काम मैंने भी किया। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि हाँ ठीक है अब हमने एक कॉलेज लॉन्च करना है। तो ये आप जब कहते हो कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड है, तो ये ऐसे ही नहीं कह देते एक्सपेक्टेड है, उसके पीछे एक पूरा काम हो रहा होता है। आप एक मार्केट रिसर्च करते हो, आप एक फिजिबिलिटी स्टडी करते हो, आपका एक बिजनेस प्लान बनता है। तो जब भी आप एक सॉफ्टवेयर जनरेट करते हो, एक सॉफ्टवेयर बनाते हो या आप कोई लाइसेंस लेते हो, तो आप पहले उसकी एक मार्केट रिसर्च करते हो कि जो सॉफ्टवेयर है ये जब मैं बना लूंगा तो इसका मुझे फ़ायदा क्या है, इसकी बनाने की फिजिबिलिटी कॉस्ट क्या है, फिर उसका आप एक बिजनेस प्लान बनाते हो कि आपने उसको किस तरीके से लेके चलना है। तो ये इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करते हो कि जो इनटेंजिबल एसेट या इसके अलावा भी कोई प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है, जब उसको आप एक्वायर करते हो तो आप ये एग्जैक्ट ये काम करते हो आइडेंटिफाई करने के लिए कि आपको क्या वाकई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट पैटर्न हो, इसका एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और आप इससे फायदा उठाओगे या नहीं उठाओगे। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे जी, एनीवन। अगर किसी का कोई भी यहां तक है, यहां तक क्लियर है, जल्दी से मुझे बता दो। यहां तक सब चीजें क्लियर है आपको? ठीक है जी, बाकी भी जल्दी से बता दें। यहां तक सब कुछ चीजें क्लियर है? अच्छा जी, आइडेंटिफाइबल। और आइडेंटिफाइबल के इसलिए मैंने कहा था कि ज़्यादा बेहतर है कि आप इस आइडेंटिफाइबल के साथ मेंशन कर दो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल। अब एक एसिड को जब आप कहते हो कि ये सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है, तो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या है? सेपरेटली मतलब ये जो आपने एक इंटेंजिबल एसेट एक्वायर किया है, ये आप, मैं इसकी मिसाल आपको दी थी कल की क्लास के अंदर, लास्ट क्लास के अंदर, कि आप एक लैपटॉप बाय करते हो, उस लैपटॉप के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम को आप सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं कह सकते। आप उसको इसलिए सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं कह सकते क्योंकि उस ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर को आप उस सिस्टम से निकाल के अलग से यूज़ नहीं कर सकते। ना तो उसको मैं बेच सकता हूँ, ना उसको मैं खुद यूज़ कर सकता हूँ, किसी और सिस्टम में उठा के नहीं यूज़ कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ, या इसको किसी और को रेंट आउट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है उस सिस्टम के अंदर, जो लैपटॉप के अंदर आपके पास दिया जा रहा है, या किसी मोबाइल फ़ोन के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जा रहा है, इसको आप अपने पास इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन में ही फॉल नहीं करता क्योंकि ये सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है। आप उस चीज़ को सेपरेटली आइडेंटिफाइबल बोलोगे जो आप इंडिपेंडेंटली, जिसको आप यूज़ कर सकते हो, उससे आप फ़ायदा उठा सकते हो, उसको आप बेच सकते हो, खुद यूज़ कर सकते हो, किसी और को किराए पे दे सकते हो। मैंने आपको एक मिसाल दी थी कि मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है यहाँ पे जिसके थ्रू मैं और आप आपस में बात करें। इस सॉफ्टवेयर को मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ अभी इस क्लास को कंडक्ट करने के लिए, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि मैंने क्लास कंडक्ट नहीं करनी, मैं इस सॉफ्टवेयर को आगे बेच सकता हूँ या किसी और पर्सन को रेंट पे दे सकता हूँ फॉर सम टाइम बीइंग। ये मेरे कंट्रोल में है, इससे फ़ायदा कैसे उठाएगा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये सेपरेटली आइडेंटिफाइबल है। जो भी इंटेंजिबल एसेट होगा, अगर को आपने कोई लाइसेंस लिया है, अगर आपकी कोई कॉपीराइट है, कोई पेटेंट है, कोई पब्लिशिंग टाइटल्स वगैरह हैं,
तो वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होने चाहिए, वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। अब ये सेपरेटली आइडेंटिफाइबल कंट्रोल में होने के साथ साथ वो किसी कॉन्ट्रैक्चुअल या जिसको आप लीगल राइट भी कहते हो उसके थ्रू आपके पास वो राइट अवेलेबल है। जब आपने कोई लाइसेंस लिया तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल राइट आपको मिल गया, मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया है, मेरे पास एक लीगल राइट है कि अब ये जो काम मैं करने जा रहा हूँ ये सिर्फ मुझे इजाज़त है, मेरे साथ कोई और नहीं कर सकेगा। या जिस जगह के ऊपर मुझे माइनिंग राइट्स आपसे मिलते हैं कि आपके पास माइनिंग राइट्स होते हैं, वहाँ पे एक्सट्रैक्शन आप करते हो डिफरेंट मिनरल्स फाइंड करने के लिए, तो वो जो माइनिंग राइट्स हैं या जो उसका लाइसेंस है वो मुझे मिल गया। ए लाइन कंपनी है, ए लाइन कंपनी को जो लाइसेंस मिलता है तो उसके पास एक कॉन्ट्रेक्चुअल राइट है, वो उस लाइसेंस के तहत अपनी जो ए लाइन है उसको ऑपरेट कर रही होती है। सिक्योरिटी कंपनीज हैं उनको लाइसेंस रिक्वायर्ड होता है। आपके पास ये जो टेलीकॉम कंपनीज हैं इनको लाइसेंस रिक्वायर्ड है। आपके पास जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं उनको एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है। अभी जब जैज़ और वारिद दो कंपनीज थी, वारिद के पास कुछ लाइसेंस थे, 4G का लाइसेंस था, उनके पास और भी डिफरेंट किस्म के लाइसेंस थे। जब जैज़ ने एक्वायर कर लिया वारिद को तो वो लाइसेंस भी ट्रांसफ़र हो गए फ्रॉम वारिद टू जैज़। तो जो भी एसिड था जिसको आप एसिड कहते हो वो सेपरेटली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए, वो आप बेच सकते हो, वो आप अपने इस्तेमाल में लेके आ सकते हो, उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो और वो एक लीगल राइट से क्रिएट हुआ हुआ आपके पास एक इंटेंजिबल एसिड होगा। अच्छा जी, अगर ये सेपरेटली आइडेंटिफाइबल नहीं है तो फिर अब क्या करें? अब इसके अंदर हम थोड़ा सा आगे चल के अगली कुछ क्लासेस में टॉपिक डिस्कस करेंगे गुडविल। गुडविल दो तरह की होती है, एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है इंटरनली जनरेटेड गुडविल। हम दोनों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ इतनी बात बता रहा हूं कि इंटरनली जनरेटेड गुडविल को कभी भी आप कैटेगराइज नहीं करोगे, उसको आप रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, वो आपकी IS 38 की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। हमने सिर्फ और सिर्फ परचेज गुडविल इन एज अ रिजल्ट ऑफ अ बिजनेस कम्बिनेशन हम एक्वायर करेंगे। बिजनेस कम्बिनेशन का पूरा एक स्टैंडर्ड है IFRS 3 के नाम से, वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। हमने यहाँ पे सिर्फ बिजनेस कम्बिनेशन की एक छोटी सी एडजस्टमेंट डिस्कस करनी है और कंसल्टेशन में जाके हम छोटी सी एक बात करेंगे। बाकी IFRS 3 जो बिजनेस कम्बिनेशन का पोर्शन है वो आप CFAP में जाके आराम से पढ़ोगे, आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो गुडविल के ऊपर अभी हम चल के अगली क्लासेस में हम डिस्कशन करेंगे, एक डिटेल डिस्कशन होगी गुडविल के ऊपर। दो तरह की गुडविल होती है, परचेज गुडविल है, एक्वायर्ड गुडविल है। जो आपके पास इंटरनली जनरेटेड गुडविल, जो परचेज गुडविल है उसको आप रिकॉग्नाइज करोगे, जो आपके पास इंटरनली जनरेटेड गुडविल है वो आपके पास कभी भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक हो गया? अच्छा जी हमारे पास एक दो टर्म्स और रह गई हैं, फिर हमने अपने प्रॉपर स्टैंडर्ड के ऊपर स्टार्ट कर देंगे। इसकी जो इनिशियल मेजरमेंट है उसके ऊपर आ जाएंगे। ये इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको ये सारी बातें क्योंकि जब अभी हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हुए डिफरेंट सिनेरियोज आएंगे जहाँ पे इन टर्म्स का इस्तेमाल हो रहा होगा और वहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि इस इंटेंजिबल एसेट को आपने अपने पास रिकॉग्नाइज करना है या रिकॉग्नाइज नहीं करना। इस वजह से मैं इन टर्म्स के ऊपर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा रहा हूँ। अच्छा जी, हमारे पास है विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। विदाउट फिजिकल सब्सटेंस हमने बात था इंटेंजिबिलिटी की बात की थी। विदाउट फिजिकल सब्सटेंस का मतलब क्या है कि अच्छा ये थोड़ी सी जजमेंट की बात भी है कि जैसे मैंने आपको बात मिसाल दी थी लैपटॉप की। अब लैपटॉप है उसका एक पार्ट है जो टेंजिबल पोर्शन है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इनटेंजिबल पोर्शन है। अब हम इसको कैसे रिकॉग्नाइज करें? मैंने लास्ट क्लास में भी इसको एग्जांपल को एक्सप्लेन किया था, आपको समझाया था। यहाँ पे फाइनल बात भी दोबारा लिखी गई है। अगर एक ऐसा एसेट है जिसका कुछ पोर्शन टेंजिबल है, कुछ पोर्शन उसका इनटेंजिबल है, तो अब हम उसको कैसे कैटेगराइज करें? उसका टेंजिबल पोर्शन को देखें, इनटेंजिबल को देखें या दोनों को सेपरेट रिकॉग्नाइज करें? उसका यहाँ पे सिंपल सी उसने जवाब दे दिया कि वी यूज द जजमेंट। ये हमारी जजमेंट है टू मेक दिस असेसमेंट वेदर द एसेट हैज फिजिकल यानी टेंजिबल और इनटेंजिबल पोर्शन जो है वो कौन सा ज्यादा सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट का मतलब है कि उसका मकसद क्या था उस एसेट को एक्वायर करने का। अगर मेरा हार्डवेयर एक्वायर करने का मकसद था तो उसके अंदर होने वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम या सॉफ्टवेयर है उसको मैं इग्नोर करूंगा और मैं उसको हार्डवेयर को एज अ टेंजिबल एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में लेके जाऊंगा। लेकिन अगर मैं एक सॉफ्टवेयर एक्वायर कर रहा हूं और वो सॉफ्टवेयर चलाने के लिए मुझे साथ कोई हार्डवेयर भी एक्वायर करना पड़ रहा है तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव हार्डवेयर एक्वायर करना नहीं था, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव उस सॉफ्टवेयर को यूज करना था। तो ये जो सॉफ्टवेयर आपने इस्तेमाल कर रहे हो आप इसके एक्सपेक्ट को ज्यादा सिग्निफिकेंस दोगे, ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे और आप इस पूरे के पूरे एसेट को अंडर IS 38 इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज करोगे।
तो अगर आप कहीं पे भी कंफ्यूज होते हो कि एक एसेट है जिसका कुछ पोर्शन टेंजिबल है, कुछ पोर्शन इनटेंजिबल है, तो वहां पे आपने एक जजमेंट इस्तेमाल करनी है अपनी कि यहाँ पे जो मोर सिग्निफिकेंट पोर्शन है वो क्या है, मकसद क्या था इस एसेट को एक्वायर करने का। तो आपका आंसर आपको मिल जाएगा। आइदर आप उसको रिकॉर्ड करोगे अपने पास अंडर IAS 16 या फिर आप उसको अकाउंट फॉर करोगे अंडर IAS 38। ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल भी आ जाती है आपके पास। इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फिशिंग लाइसेंस है। अब फिशिंग लाइसेंस है तो लाइसेंस जो आपको मिला मछली की, आप वहां से निकाल सकते हो। फिशिंग लाइसेंस है आपके पास, ये एक इनटेंजिबल एसेट है। इसका जो सिग्निफिकेंट पोर्शन है कि आपको एक राइट मिल गया है। अब वो मछली निकालने के लिए मुझे कोई जाल चाहिए होगा या मुझे कोई वो वहाँ पे रॉड चाहिए होगा, लेकिन मुझे मैं रॉड एक्वायर कर रहा हूँ, वो जरूरत नहीं। वहाँ वो आपका एक टेंजिबल पोर्शन तो है, लेकिन यहाँ पे एबिलिटी टू फिश, वो जो राइट आपको मिल गया है फिशिंग का, वो इंपॉर्टेंट है। इसी तरह आपके पास जैसा सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो और ये किसी भी मशीन को चलाने के लिए ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे जो फिजिकल एस्पेक्ट है वो ज़रूरी है, क्योंकि आपने एक मशीन ली है। मशीन को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर ज़रूरी है। आपने सॉफ्टवेयर नहीं इस्तेमाल करना, आपने मशीन इस्तेमाल करनी है। जब मशीन इस्तेमाल करनी है तो मशीन को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस दिया जा रही है वो मशीन को दी जा रही है, तो मशीन को अंडर IAS 16 कैटेगराइज किया जाएगा। ये एग्जैक्टली सिनेरियोज आपके पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हमारे पास आ रहे होंगे। वहाँ पे आपके क्वेश्चन के डिफरेंट एसेट्स दिए होंगे और उनके आगे छोटी छोटी कहानियाँ लिखी होंगी, और वहाँ पे आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि इसको मैं अंडर IAS 38 कैटेगराइज करूँ, रिकग्नाइज करूं या ना करूं। इस वजह से ये मैंने यहाँ पे इसको आपको सेपरेट भी एक्सप्लेन कर दिए कि इसके अंदर हमने क्या करना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम आज की क्लास में एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात डिस्कस करनी है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स कौन कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग स्टार्ट कर देंगे इनिशियल मेजरमेंट, और आपको पता है कि इनिशियल मेजरमेंट के बाद हमारे पास थोड़ा सा साथ न्यूमेरिकल पोर्शन भी स्टार्ट हो जाता है। तो हम इनिशियल मेजरमेंट करेंगे, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करेंगे जिससे हमने IAS 16 में की थी, और फिर साथ साथ हम इसमें न्यूमेरिकल पोर्शंस के जो क्वेश्चंस है वो भी सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा जी, मैं कुछ एग्जाम्पल्स हैं इंटेंजिबल एसेट्स की वो डिस्कस करता हूँ, और आपने बड़ा केयरफुली इसको रीड आउट भी करना है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले जी पेटेंट। पेटेंट क्या होता है बच्चे? आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। नोट करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको आराम सुकून से मिल जाएंगी। ये मोस्ट प्रॉब्ली आज आपकी FR2 के लेक्चर्स तो होपफुली कल तक के जो हैं वो अपलोड हो जाएंगे रात तक, तो इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मंडे से तो आपके जितने भी क्लासेस हैं उनके नोट्स और उनके जो लेक्चर्स वगैरह होंगे वो आपको डेली बेसिस के ऊपर आपकी अपलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो इसलिए आपको भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप अपने कोई छोटे मोटे नोट्स बनाना चाह रहे हो इसके अलावा तो वो आप बना सकते हो। अच्छा जी, पेटेंट क्या होता है जी? पेटेंट आपके पास एक राइट है, आपके पास एक लिमिटेड पीरियड के लिए आपके पास एक राइट हो चुका है कि आप इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हो, आप इसको मैन्युफैक्चर कर सकते हो। बेसिकली आपके पास एक ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये आपके पास डिफरेंट राइट्स मिलते हैं और आप एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हो, उसको आप यूज़ कर सकते हो। इसकी मिसाल एक और भी है, जैसे आप अपने पास कोई सॉफ्टवेयर एक्वायर करते हो या आप अपने पास कोई डिज़ाइन आप बना के बेच रहे हो, उस डिज़ाइन को आपने यूज़ करने का एक राइट एक्वायर किया हुआ है, उसको आपने कोई भी जो डिज़ाइन होगा जिसको आपने रजिस्टर करवा लिया तो आपके पास राइट है कि उस डिज़ाइन को आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो। ट्रेडमार्क इसी तरीके से है कि आपके एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। ट्रेडमार्क बेसिकली आपके पास ये नाम होते हैं, सिंबल्स होते हैं, फ़ॉन्ट साइजेस वगैरह होते हैं, पैकिंग स्टाइल्स होते हैं, आपकी जो प्रोडक्ट का डिज़ाइन है वो होते हैं, इवन कलर भी होते हैं। अब जैसे मनाबी का आपको लोगो नज़र आ रहा होगा, तो मनाबी का जो लोगो है ये हमारा पेटेंट है, ट्रेडमार्क है। इसका जो डिज़ाइन है ये हमने रजिस्टर करवाया हुआ है। फेसबुक के पास जो F लिखा जाता है फेसबुक का, उसने उसको अपने पास एज अ ट्रेडमार्क से करवाया हुआ है, और उसने तो डिफरेंट फॉन्ट और डिफरेंट स्टाइल ऑफ फेसबुक को भी ट्रेडमार्क करवा दिया है कि कोई उससे मिलता जुलता जो फेसबुक का F वाला फॉन्ट है वो भी ना रखे, उसने उसको भी रजिस्टर करवाया हुआ है, अपने पास एज अ एसेट रिकॉर्ड किया हुआ है। तो ट्रेडमार्क बेसिकली आपके पास ये जो नाम लिखे जाते हैं लोगों के, डिफरेंट स्टाइल से नाम लिखे जाते हैं, जैसे कोक लिखा जाता है वो पूरा का पूरा पेप्सी लिखा जा रहा होता है, तो नाम है, सिंबल्स हैं आपके कोई भी जो पैकेजिंग स्टाइल है, इवन जो आपके बोतल का साइज है, पेप्सी की जो बोतल है उसका डिज़ाइन डिफरेंट है, कोक की बोतल का डिज़ाइन डिफरेंट है, आईफोन का जो मोबाइल है उसका डिज़ाइन डिफरेंट है, सैमसंग के मोबाइल का डिज़ाइन डिफरेंट है। तो ये जो डिज़ाइंस वगैरह हैं, इवन कुछ पेट कलर्स होते हैं, वो कलर्स वो अपने रजिस्टर करवा लेते हैं कि ये कलर कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। आईफोन ये काम करता है, सैमसंग ये काम कर रहा होता है।
तो ये आपके पास ट्रेडमार्क्स होते हैं। जब भी आप अपनी कोई एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रजिस्टर करवा लेते हो तो उससे आप कहोगे ये आपका एक ट्रेडमार्क बन चुका है। इसी तरह कॉपीराइट्स, जैसे कि इस लेक्चर के कॉपीराइट्स हैं, इस लेक्चर के जो कॉपीराइट्स हैं वो मनाबी के पास हैं, और जितने भी टीचर्स हैं मनाबी के, वो जब भी ये कोई लेक्चर यहाँ पे डिलीवर करते हैं, वो जितनी यहाँ पे प्रेजेंटेशंस बना के दे रहे हैं, वो जो भी यहाँ पे कंटेंट शेयर कर रहे हैं, उसके जितने भी कॉपीराइट्स हैं वो मनाबी के पास हैं। अगर कल को वो टीचर नहीं भी होगा तो ये जो कंटेंट है वो ये वाला कंटेंट किसी और जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये कहलाते हैं कॉपीराइट्स। तो कॉपीराइट्स आपके पास एक लीगल राइट है, ये पब्लिश भी हो सकते हैं, अनपब्लिश भी हो सकते हैं। जो लेक्चर्स मेरा यहाँ पे ऑन एयर जाता जा रहा है ये पब्लिश्ड हो चुका है। पब्लिश होने का मतलब ये है कि अब आपके पास ये जो आपके पास कंटेंट डिलीवर हो रहा है ये वो टीचर सेम किसी और जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक हो गया। तो ये जो भी ऑथर होता है, आपके पास कोई भी पर्सनल स्किल जहाँ पे इन्वॉल्व होती है, जैसे पोइट्स हैं उनकी लिखी हुई नज़में, गज़लें, गाने वगैरह हो जाएंगे। आपके पास जो शायर है उनकी पोइट्री है, जो आपके पास एडिटर्स हैं, जो आपके पास डिफरेंट मूवीज़ बनती हैं, उनका जो स्क्रिप्ट राइटर्स वगैरह हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये जब भी, या कोई टीचर है इवन, वो अपनी किताब लॉन्च करता है तो उसके पास उसका एक कॉपीराइट होता है कि इस किताब को कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये उसके नाम से किताब बिकेगी। तो ये भी उसका एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इनको, इन सब को हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो ये उसका एक इंटेंजिबल एसेट हो जाएगा। ठीक हो गया जी। लाइसेंस, इसके ऊपर हमने भी डिस्कशन किया डिटेल। लाइसेंस क्या होता है जी? लाइसेंस ये होता है कि आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल राइट अवेलेबल हो गया है, किसी भी चीज़ को राइट ऑफ यूज़ भी अवेलेबल हो जाता है। इसमें आपके पास एक सर्टेन टाइम पीरियड तक किसी और पर्सन की जो प्रॉपर्टी है उसको आप यूज़ करने का राइट या उसका हक आपको मिल जाता है। फ्रेंचाइज भी आपके पास, एक जो फ्रेंचाइज एग्रीमेंट किया जाता है, अब देखने में तो आपने एक दुकान ली है लेकिन उस दुकान के पीछे आपका फ्रेंचाइज एग्रीमेंट है। वो जो एग्रीमेंट है वो आपका एक तरह का लाइसेंस है, काइंड ऑफ लाइसेंस, कि आपको एक राइट मिल गया है कि आप एक पर्सन के नाम से जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, आप उसी की एक ब्रांच ओपन करोगे और उसको ऑपरेट करके आप अपने प्रॉफिट बना सकते हो डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशंस के अंदर। आपके पास कॉमन एग्जांपल आपको पता है, डिफरेंट आपके पास खाने पीने के रेस्टोरेंट्स हैं, आपके पास क्लॉथिंग की डिफरेंट फ्रेंचाइजेस हैं, आपके पास शूज़ वगैरह की हैं, मेकअप्स वगैरह की हैं, गाड़ियों की भी आपके पास डिफरेंट डीलरशिप्स होती हैं। ये सारे के सारे आपके पास इंटेंजिबल एसेट्स हैं। ये भी आपके पास IS 38 के अंदर ही कैटेगराइज होंगे। अगर मैं एक होंडा कंपनी की डीलरशिप लेना चाहता हूँ तो मैं सबसे पहले उनसे एक फ्रेंचाइज एग्रीमेंट बाय करूँगा, और वो जो मेरे पास एग्रीमेंट मैं पे करूँगा 70-80 लाख रुपये, 90 लाख रुपये, 1 करोड़ रुपया, जो भी दे के मैं एक्वायर करूँगा, वो मेरा एक इंटेंजिबल एसेट होगा। गुडविल के ऊपर आगे भी बड़ी डिटेल डिस्कशन होनी है। अभी हम इसके ऊपर थोड़ी सी मजीद डिस्कशन भी करेंगे। गुडविल के ऊपर, गुडविल क्या थी? कंपनी ने एक बाय की है, प्राइस पे की है और मार्केट वैल्यू से ज़्यादा पे की है। अभी हम एक पूरा सिनेरियो डिस्कस करेंगे बिजनेस कॉम्बिनेशन का कमिंग लेक्चर्स के अंदर, कि हमने एक बिजनेस एक्वायर किया और उस बिजनेस की जो वर्थ थी वो 1 लाख रुपए की थी और मैं 1.5 लाख रुपए में एक बिजनेस एक्वायर कर रहा हूँ। तो ये जो 50,000 मैंने एक्स्ट्रा पे किया है उस बिजनेस को एक्वायर करने के लिए, तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट मैं पे करने जा रहा हूँ, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है ये मेरे पास कहलाएगी गुडविल। तो इसके ऊपर परचेज गुडविल बन जाएगी ये, इसको हम रिकग्नाइज करेंगे। फिर एक इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है, उसको हमने कैटेगराइज नहीं करना होता। तो इंशाल्लाह अभी हम देखेंगे। ये गुडविल बेसिकली आपकी एक क्रेडिबिलिटी है, मार्केट स्टैंडिंग्स हैं, जिसकी बेसिस के ऊपर आप एक वैल्यू कैलकुलेट करते हो और आपका बिजनेस अपनी एक्चुअल मार्केट प्राइस से महंगी प्राइस के ऊपर बिक रहा होता है। तो इससे हम जो डिफरेंस होता है उसको हम एक गुडविल कह रहे होते हैं। कुछ और अदर एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये सारी वो एग्जांपल्स हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए डिफरेंट जगहों पे लिखे नजर आएंगे। जैसे ट्रेड मार्क है, ट्रेड नेम है, सर्विस मार्क है, करेक्टिव मार्क्स, सर्टिफिकेट मार्क्स वगैरह हैं, इंटरनेट डोमेन नेम्स हैं, जैसे कि आपको सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा www.manabi.com। ये हमारा डोमेन नेम है, ये हमने रजिस्टर करवाया हुआ है, ये मेरा इंटेंजिबल एसेट है। न्यूज़पेपर के मास्टर हेड्स हैं, वो जो टॉप पे आपको लिखे हुए नजर आ रहे होते हैं, वो जो फॉन्ट साइज लिखे हुए नजर आ रहे होते हैं। इसी तरह नॉन कम्पेटिटिव एग्रीमेंट्स और कस्टमर रिलेटेड इंटेंजिबल्स, ये बहुत सारे इस तरह के एग्जांपल्स हैं। आपको बस मोटे मोटे नाम यहाँ पे पता होना चाहिए, बाकी डिटेल आपको जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ रिकग्निशन क्राइटेरिया, इनिशियल मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, उसके ऊपर अब आपने बात करनी है। जितनी चीज़ ज़रूरी थी आपको इंटेंजिबल एसेट की स्कोप, उसकी एग्जाम्पल को आइडेंटिफाई करने के लिए, वो मैंने बता दी है। इसके अलावा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
कोई ख़ास चीज़ें नहीं आएंगी। कस्टमर लिस्ट, इसके ऊपर भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप जब किसी शॉप पे जाते हो, शॉप से चीज़ बाय करते हो, वो आपका मोबाइल नंबर लिख लेता है। आप किसी कॉलेज में गए, एडमिशन कराया, वहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा गया आपका। तो इवन आपके पास जो मोबाइल फ़ोन कैरियर्स हैं, जो आपके पास यूफोन, टेलीनॉर, जैज़ वाले हैं, इनके पास आपका काफ़ी सारा डाटा मौजूद है और उनको ये भी पता होता है कि ये बंदा इस वक्त किस एरिया में घूम फिर रहा है। उनके पास ये डाटा भी अवेलेबल होता है। तो कस्टमर लिस्ट सिर्फ नाम और मोबाइल नंबर या ईमेल नंबर होना नहीं होता। आपके पास जो टेलीकॉम कंपनीज है, उनके पास तो आपकी जो लोकेशन है वो भी होती है। और अल्लाह माफ़ करे, आपके पास ये जो फेसबुक या ऐसा गूगल या ऐसा की जो डिफरेंट ऐप्स हैं, उनके पास तो आपके कैमरे की एक्सेस भी होती है। तो उस वक्त जो भी आप कुछ कर रहे होते हो अपने घरों में और अपने रात की तारीकियों में या किसी बंद कमरे के अंदर, और अगर आपका मोबाइल आपके सामने है जो कि आपको लग रहा है कैमरा उसका बंद है, लेकिन कैमरे की आंख आपको देख रही है, तो इसलिए कहते हैं कि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। तो इसलिए ख्याल किया करो अपने मोबाइल के कैमरे को। इवन आपके पास जो लैपटॉप का कैमरा है उसके ऊपर भी आप ख्याल किया करो। ये एक स्पेकुलेशन चली थी कि भी, और मार्क ज़करबर्ग के ऊपर एक वीडियो भी उसकी लीक हुई थी, तस्वीर लीक हुई थी बेसिकली। वो पहले क्लेम किया करता था कि नहीं जी, आपका अगर लैपटॉप बंद भी पड़ा है तो हम उसको किसी तरीके से नहीं देख सकते, या आपने कैमरा ऑन नहीं भी किया हुआ लैपटॉप के अंदर तो वो ऑपरेशनल नहीं हो सकता, और वो आप बिल्कुल सिक्योर है, आपको कोई भी नहीं देख सकता। लेकिन एक बार उसकी एक तस्वीर उसने लगाई, अपनी सेल्फी पोस्ट की, और उस सेल्फी के पीछे उसका लैपटॉप पड़ा था और लैपटॉप में कैमरे के आगे उसने टेप लगाई हुई थी, जिसके बाद फिर एक रोला मच गया और फिर लोगों को आइडेंटिफाई हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर आपका जो लैपटॉप है उसमें अगर आपका कैमरा यूज़ नहीं भी हो रहा, लेकिन फिर भी कैमरे की आंख आपको देख रही है। तो इसलिए कोशिश किया करो कैमरे की आंखों के सामने इंसान के बच्चे बन के बैठे हैं आप लोग। कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड टेंजिबल एसेट्स हैं आपके पास, इनटेंजिबल एसेट्स हैं। अभी हमने देख लिया पेटेंट टेक्नोलॉजीज हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, डेटाबेस है, ट्रेड सीक्रेट फार्मूलाज वगैरह होते हैं। तो ये सारे आपके पास डिफरेंट किस्म के टेंजिबल एसेट्स हैं। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जांपल लिख दिए हैं, इतनी तो ज़्यादा शायद आपकी किताब में भी शायद नहीं लिखी होंगी। तो यहाँ तक हमारे पास लेक्चर था और ये कुछ मज़ीद एग्जांपल्स हैं, इनको पढ़ लो, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बातें नहीं है, जल्दी से आप इनको गो थ्रू कर सकते हो कि ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इनको आप देख लो कि ये सारी इनटेंजिबल एसेट्स हैं। मैंने बहुत सारी एग्जांपल उठा के लिख दिया ताकि आप देखो कि अच्छा ये भी इंटेंजिबल एसेट है, ये भी इंटेंजिबल एसेट है, ये भी इंटेंजिबल एसेट्स हैं। लेकिन हमारे पास गिन चुन के 4-5 मोटी मोटी बातें होंगी जो न्यूमेरिकल के हिसाब से काम आ रही होंगी, जो मेजर बात है, जैसे लाइसेंस की बात करेंगे, गुडविल की बात करेंगे, हम वहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट का भी आगे जाके एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हम कस्टमर लिस्ट या ब्रांड की बात कर लेंगे। इससे ज़्यादा हम बात न्यूमेरिकली पेपर में सॉल्व नहीं कर रहे होते। नाम तो हज़ारों किस्म के हैं क्योंकि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं, हर थोड़े दिन बाद एक नए नाम से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्टर हो रही होती है। तो इंटेंजिबल एसेट आपके पास हज़ारों की तादाद में होंगे। आपका यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव है इंटेंजिबल एसेट 38 को पढ़ने का, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को पढ़ना है, वो समझना है। ठीक हो गया? इंटरनली जनरेटेड के ऊपर हम एक बड़ी डिटेल डिस्कशन अभी करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हम कल यहाँ से क्लास स्टार्ट करेंगे और अब हमारे पास जो पोर्शन है बड़ा इंपॉर्टेंट, जो असल रेलिवेंट पोर्शन है, इनिशियल मेजरमेंट और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट। कल से हमारे पास प्रॉपर न्यूमेरिकल काम भी स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। इनिशियल मेजरमेंट क्या होती है और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या होती है, इससे हम कल का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। अगर आपका अभी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, एनीवन, अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो। क्लियर हो गया जी? सिग्निफिकेंस वाली कौन सी बात? नहीं बच्चे, वो तो आपका एक कंसेप्ट था, वो एमसीक्यूज में आ सकता है, उसके अलावा वो नहीं आएगा। वो एमसीक्यूज के अंदर आ जाएगा, उसके अलावा जरूरत नहीं है उसको करने की। ठीक, जी बच्चे ये स्लाइड शेयर हो जाएंगे आपके साथ। चलिए जी, इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है आपसे। ओके जी, खुदा हाफिज।